नमस्कार बच्चों। आज हम भूगोल के नवे अध्याय के विषय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय अथवा सस्टेनेबल विकास। नियोजन अथवा प्लानिंग शब्द हमारे लिए नया नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में नियोजन की आवश्यकता होती है। चाहे हम परीक्षा की तैयारी करें, अपने भविष्य के विषय में सोचें या फिर कहीं सैर करने जाएं। नियोजन के कई पहलू हैं। सोच विचार की प्रक्रिया, कार्यक्रम की रूपरेखा अथवा शेड्यूल बनाना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का ब्यौरा लिखना। नियोजन शब्द व्यापक है, इसका प्रयोग हर जगह होता है। हम इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास के संदर्भ में करेंगे। नियोजन तीर और तुक्का यानी ट्रायल एंड एरर विधि से भिन्न है, जिससे पहले सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता था। अब हम नियोजन पर ज्यादा बल डालते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में नियोजन की बात करें तो इसके दो भाग हो सकते हैं: खंडीय अथवा सेक्टोरल नियोजन और प्रादेशिक अथवा ज्योग्राफिक नियोजन। खंडीय नियोजन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में विकास के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। अगर हम 70-72 साल पहले जाएं, जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो हम बहुत गरीब देश थे। हमारे पास बिजली, ऊर्जा, धातु आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। उस समय हमारे योजना आयोग अथवा प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के प्लान बनाए भारत के विकास के लिए। और जब कई सारे 5 साल के प्लान समाप्त हुए, तब देश में पावर, स्टील आदि का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा। हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन सब चीज़ों में। धातु का हम निर्यात करने लगे। पहले हम स्टील बाहर दूसरे देशों से खरीदते थे, अब स्टील का हम निर्यात करने लगे। आज हम स्टील के दुनिया में दूसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने के लिए योजना आयोग ने जिम्मेदारी ली। स्वतंत्रता से लेकर 2015 तक योजना आयोग यह काम करता रहा, लेकिन जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग में बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो आर्थिक नीति निर्माण या इकोनॉमिक पॉलिसी में राज्यों के साथ भागीदारी करते हैं और केंद्र और राज्यों को उपयुक्त सलाह देते हैं। तो पिछले 5 सालों में नीति आयोग ने भी बहुत अच्छा काम किया है प्लानिंग के क्षेत्र में, जिससे भारत में हमेशा विकास बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी देश के सभी क्षेत्रों में समान विकास नहीं हुआ है। आप अमीर देश भी देख लें, जैसे अमेरिका जैसा देश है, वहाँ भी बहुत गरीबी है कई प्रांतों में, कई जगहों में। बड़े बड़े शहर भी अमेरिका में हैं, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो आदि। उनमें भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ बहुत गरीबी है। बहुत क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित हैं, कुछ पिछड़े हुए हैं। नियोजक का काम है कि प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। इस प्रकार से नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं, प्रादेशिक अथवा ज्योग्राफिक नियोजन। भारत में भी अगर आप देखें तो असमानता हर जगह देखने को मिलती है। बम्बई, दिल्ली आदि शहर बहुत विकसित हैं। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारा बिहार हुआ, झारखंड है, इन क्षेत्रों में अभी विकास नहीं हो पाया है। कई जगहों पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो अभी भी भारत में स्वतंत्रता के बाद काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन बहुत प्रायोजना की ज़रूरत है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। अब विकास के हम दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं। पहला पहलू है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन या टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया प्लानिंग में क्या होता है? जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों या रिसोर्सेज पर आधारित है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां संसाधन होते हैं लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पाता, क्योंकि संसाधन ही विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। विकास के लिए निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप झारखंड का उदाहरण ले लें। झारखंड में बहुत सारा आयरन ओर है, बहुत सारा कोयला है। ये बहुत ही समृद्ध प्रांत या राज्य बन सकता है, लेकिन निवेश की कमी है, तकनीक की कमी है, जिसके कारण विकास नहीं हो पाया है। नियोजन के अनुभवों से यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा था। भारत में भी क्षेत्रीय असंतुलन काफी बढ़ रहा था। कुछ प्रांत जो हैं बहुत विकसित हो गए थे, कुछ बहुत पिछड़े हुए थे। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई,
लक्ष्य क्षेत्र यानी टारगेट एरिया नियोजन। टारगेट एरिया नियोजन कई तरह का होता है, जैसे कमांड नियंत्रित क्षेत्र विकास या कमांड एरिया डेवलपमेंट, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, पर्वतीय क्षेत्र विकास, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लक्ष्य क्षेत्र के अलावा लक्ष्य समूह प्रोग्राम होते हैं, टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। इसमें पर्टिकुलर तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, जैसे लघु कृषक विकास संस्था, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान विकास संस्था, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये किसी क्षेत्र में सीमित नहीं है, ये पर्टिकुलर तरह के लोगों पे सीमित है। अब हम पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना और सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास योजना के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। चलिए पहले पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर की प्लान है, इसमें प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कई पहाड़ी क्षेत्र मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। ये कौन से जिले हैं? उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। लेकिन बाद में 1981 में एक पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति मिली और इस समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है। तो इससे और भी सारे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आ गए। इस समिति ने कई सारे सुझाव दिए डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। पहला सुझाव था कि विकास का जो भी कार्यक्रम हो, इससे सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। कई बार ऐसा होता है कि विकास कार्यक्रम बनते हैं लेकिन इनका लाभ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों को होता है। स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास, जो भी उस क्षेत्र में संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग कर कर उद्योग लगाए जाएं और उससे विकास किया जाए। जो भी प्रतिभाएं हैं उस क्षेत्र की, उन प्रतिभाओं को निखरने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। जैसे किसी क्षेत्र में अगर लोग सिलाई बुनाई में ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री सेटअप की जाए, उससे अच्छा डेवलपमेंट होगा। लोग अपने जो भी स्किल्स हैं, उनकी जो भी तकनीक है, प्रतिभा है, उसका उपयोग कर सकते हैं उपयुक्त तरीके से। तीसरा सुझाव था समिति का कि लोगों को रोजगार मिले। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, जो भी विकास हो, उसे लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। चौथा सुझाव था व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं हो, सभी क्षेत्र बराबर रहें। और पांचवा जो सुझाव था वो था कि बाजार आदि अत्यंत सुधरे, ताकि जो भी वहाँ लोग बनाते हैं, जो कृषि का उत्पादन होता है, उनको उनका सही भाव मिल सके वहाँ के लोगों को। तो बाजारों का डेवलपमेंट, बाजारों का विकास भी आवश्यक है। तो जो भी योजनाएं बनी इस पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में, ये योजनाएं वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, टोपोलॉजिकल, इकोलॉजिक स्थिति को देखकर बनाई गई। और क्या क्या विकास के कार्यक्रम बने? बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग, ये सारे विकास के कार्यक्रम बने जो बहुत उपयुक्त थे इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। अब पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के बाद हम सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। ये सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। सूखा संभावी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करना अथवा सूखे के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया और बढ़ाया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल वर्क्स पर बल दिया गया। इन सूखे क्षेत्रों में सड़क बनाई जाए, कुएं खोदी जाएं, ताकि श्रमिकों को लाभ हो, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले। बाद में सिविल वर्क्स के अलावा सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो ओवरऑल जो आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे बहुत बल दिया गया, ताकि गाँवों में बिजली आए, गाँवों में सड़क बने, गाँव में बाजार हों, बैंक हों,
इस तरह से विकास हो इन सूखे क्षेत्रों का। पिछड़े क्षेत्रों की समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा से पाया कि मुख्यतः कृषि और संबंधित सेक्टरों के विकास तक ही ये योजना सीमित है। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन के पुनर्स्थापन पर भी विशेष बल दिया गया। अब पर्यावरण संतुलन की क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, कृषि के लिए लोग सीमांत भूमि का प्रयोग करने लगे, भूमि का बंटवारा हुआ, सीमांत भूमि पर लोग ज़्यादा पानी डालने लगे, ज़्यादा खाद डालने लगे, जिससे पारिस्थितिकीय निम्नीकरण होने लगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा। बहुत ज़्यादा कृषि पर अगर आप ध्यान दें, जमीन तो सीमित है, अब वही जमीन बंटने लगेगी लोगों में, उसी जमीन पर आप और खाद डालते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे, तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, जमीन की उपज घटेगी, जल भराव होगा, वाटर लॉगिंग होगी, मृद लावणता जिसको सॉइल सैलिनिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो बढ़ेगी। तो अतः सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों ने सोचा कि वैकल्पिक या ऑल्टरनेट रोजगार जो हैं, इनके अवसर पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा सूखा संभावी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम, इस पर बहुत ध्यान दिया गया। इसके अलावा जल, मिट्टी, पौधों, मानव और पशु जनसंख्या के बीच बैलेंस या संतुलन पर भी जोर दिया गया। ये सब आवश्यक था, बिकॉज इसके बिना अगर ये सब चीज़ें हम नहीं करें, केवल कृषि पर ध्यान दें या केवल सिविल वर्क्स पर ध्यान दें, तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जिसकी हमने बात की थी, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण, ये अवश्य हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में इससे बहुत क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। उस समय तो विकास हो जाएगा, लेकिन बाद में इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में की, और इनका मापदंड था कि ये जो सूखा संभावी जिले हैं, इसमें कम से कम 30% जो क्षेत्र है वो सिंचित हो जाए या इरिगेटेड हो जाए। अब कौन से क्षेत्र थे, कौन से जिले थे ये सूखा संभावी? राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, पठार प्रदेश, ये सब सूखा प्रदेश में आते थे। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का अच्छा व्यवधान था, इसलिए ये क्षेत्र सूखे थे, लेकिन चूंकि सिंचाई का प्रावधान अच्छा था, ये इस योजना का भाग नहीं बने।